नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बीपीएस क्लासेस में। हम वाटर और प्लांट रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 क्लासें कवर कर ली हैं। आज तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखो, जानते सब हो। जैसे आप अगर एग्रीकल्चर के बायो के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। इंग्लिश में इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी में और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए ही, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही क्या है, कुछ हिंदी में बनाया है, कुछ इंग्लिश में बनाया है, ताकि पीडीएफ देखकर उनको लगे कि अपने वाला ही है। ठीक है, तो वो पढ़ लें दोनों। और ज़्यादातर हिंदुस्तान में इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम वाले घूम रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम जिसको बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, वही हैं, तो उनको लगभग लगभग आती है समझ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, वाष्प और उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, निष्कासित होना, और वाष्प का मतलब होता है जल वाष्प, यानी वाटर वेपर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पे चलते हैं। वाटर तो होगा, वाटर तो निकलेगा, लेकिन किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, यानी गैसीय अवस्था में वाटर का निकलना। किससे निकलना? पौधे से निकलना। इसको ही क्या बोलेंगे? वाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। देखो, सजीव कोशि देखो, अब एक बार मैं आपकी शांति के लिए परिभाषा या डेफिनेशन एक बार पढ़ देता हूं कि सजीव पौधों के, यानी पौधे सजीव होने चाहिए, ग्रोथ करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि मरी हुई लकड़ी में सर वाष्पोत्सर्जन, जैसे मान लो सर हमने लकड़ी काट दी तो फिर वो गीली लकड़ी है, वो हमने काट दी है और धूप में पटक दी है तो वो सूख जाएगी, इसका मतलब उसकी वाष्प निकल गई तो वाष्पोत्सर्जन हो गया? नहीं, दिस इज नॉट ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन नहीं है। इसलिए मैंने परिभाषा में पहले लगा दिया कि सजीव पौधों, तो पौधे कैसे होने चाहिए? सजीव, जिंदा, जिनमें ग्रोथ होती रहे, के वायवीय भागों से। वायवीय भागों मतलब जमीन के नीचे वाले भागों को छोड़कर बाकी सभी जो कि एरियल पार्ट हैं उससे जल की वाष्प के रूप में हानि। 4 शब्द हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, वाष्प के रूप में हो रही है, जल की हो रही है, वायवीय भागों से हो रही है, और सजीव पौधों में हो रही है। ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन एक लाइन में हो गई है। सजीव पौधों के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाती है? इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के, इसलिए याद रखना। देखो, एक होता है वाष्पोत्सर्जन जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। देखो, वाष्पीकरण एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल यानी ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, भौतिक प्रक्रिया है। जैसे एक पतीला है, यानी एक कंटेनर ले लो कोई सा, उसमें पानी भरो, नीचे से गैस चालू करो, तो ये क्या होता है? वाष्प के रूप में उठता है। तो क्या ये वाष्पीकरण है? ये भी वेपर बना रहा है, लेकिन ये वाष्पीकरण नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। ठीक है, वाष्पीकरण जैसे पौधों में तो वाष्प के रूप में निकल जाता है, अपनी जो वाष्प होती है जो पसीने के रूप में निकल जाती है। वाटर, अपना वाटर लॉस कैसे होता है? एक एनिमल में वाटर लॉस कैसा होता है? पसीने के रूप में, स्वेटिंग के रूप में। तो वो एक प्रकार से स्वेटिंग आती है, तो उससे क्या होता है, क्या महत्व है स्वेटिंग का, यानी पसीने आने का शरीर में? तो वो शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है। तो पसीना आना या जलवाष्प का शरीर से बाल निकलना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि वो शरीर के तापमान के नियमन करेगा। यानी कि पौधे में अगर वाष्पीकरण होगा तो उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है पौधे के लिए? तो ये याद रखना कि वो पौधे का ताप नियमन यानी थर्मल रेगुलेशन जैसे अपने अंदर होता है, पसीना आकर अपना भी क्या होता है? तापमान नियमन ही होता है, रेगुलेटिव होता है टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सजीव को एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइमेटिक प्रॉब्लम, दिक्कत होगी और मर भी सकता है, कम हो गया तो भी मर सकता है। एक निश्चित रेंज पर, एक तापक्रम में सजीव जीवित रहता है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन हो या फिर पसीना आना हो, दोनों ही एक बात है। एक पौधे में हो रही है और एक किस में हो रही है? एनिमल्स में। और दोनों का ही मुख्य कार्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सबसे मुख्य लक्ष्य है कि ताप का नियमन, थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण में अंतर समझ में आ गया आपको को? वाष्पीकरण एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है? एक नॉन लिविंग एंटिटी से क्या निकलता है? गर्म करो उसको, तापमान दो तो उससे जल वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन, इवेपोरेशन।
और इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन सजीव पौधों में से निकलेगा, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, इसको बोलेंगे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। सर हमने तो ईटी सुना है, क्या सुना है भाई? ईटी, इओपो ट्रांसपिरेशन, इओपो ट्रांसपिरेशन यानी इओपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन सुना है। ईटी को किससे, लाइसी मीटर से हम मेजर करते हैं, याद है? तो देखो वहां पर एक पौधे के, ये देखो एक पौधा है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, इसके एरिया जो पूरा एरिया है इसमें पानी गिरा, ठीक है, तो ये उड़ेगा भी सही ना। तो ये जमीन है, इसमें पानी है, ये पौधा है इसमें भी पानी है, ये पौधा है इसमें पानी है, ठीक है। अब देखो कुछ वाटर जो सोइल वाटर है, कुछ कुछ को तो पौधा उड़ा रहा है, ट्रांसपिरेशन में उड़ा रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाता है, सजीव माध्यम से जा रहा है, यानी जल की वाष्प के रूप में, कैसे हो रही है, यानी पौधे के द्वारा, तो ये तो कहलाएगा ट्रांसपिरेशन। और जो ये जमीन है, जो इसका ग्राउंड है, इसके आसपास का एरिया है, इसका क्षेत्रफल है, उसके नीचे ये पार्ट भी तो है जो सोइल है, तो सोइल तो गर्म हो रही है और गर्म होकर वाष्प ऐसे बन रही है, तो ये फिजिकल है और ये क्या है, फिजियोलॉजिकल। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन और इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसलिए याद रखना, पौधे की पूरी जल मांग को मापने के लिए उसके आसपास के वातावरण यानी जड़ वाले क्षेत्र में जितना पानी है वो कैसे कैसे उड़ रहा है, निकालते ना पीईटी, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो कितना पानी इधर से यानी फिजिकल यानी वाष्पीकरण हो रहा है, और कितना पानी क्या उड़ा रहा है, पौधा उड़ा रहा है यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो दोनों निकालते हैं। क्योंकि पौधा केवल पौधे का नहीं निकालते, इसकी आसपास की जमीन का निकालते हैं, जिससे पूरी उसकी जल मांग प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर पीईटी या ईटी निकालते हैं, ईटी को ट्लाइसीमीटर से नापते हैं। और याद रखना कि वाष्पीकरण एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो प्लांट ट्रांसपिरेशन होता है ये क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी ये कार्यकी है, कार्यकी, और वो क्या है, भौतिकी। दोनों बातों में याद रखना, एक एक फिजियोलॉजिकल है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुल अवशोषित जल, जैसे पौधे ने मान लो 100 लीटर वाटर एब्जॉर्ब किया जड़ों के माध्यम से, सोइल सॉल्यूशन में से पौधे ने 100 लीटर पानी पी लिया या अंदर ले लिया, उसमें से केवल 1-2% भाग ही उसके जैविक क्रियाकलापों में यानी उसकी फिजियोलॉजी में काम आता है। 1-2% भाग मतलब 1-2 लीटर पानी ही पौधे को भोजन बनाने में उपयोगी होगा, बाकी 98-99% पानी व्यर्थ चला जाता है यानी हानि हो जाती है, ठीक है। इसलिए पौधा क्या करता है, उसको अगर 100 रुपये कमाए तो 99 या 98 रुपये वो उड़ा देता है, केवल 1 या 2% उपयोग करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? और ये जरूरी है सर, आप इसको रोक नहीं सकते, इसको रोकेंगे तो बहुत सारी चीजें रुक जाएगी। जैसे मान लो अपने सांस लेने में अपनी एनर्जी खर्च होती है, तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं, सांस लेंगे, क्योंकि अगर फिर एनर्जी का क्या मतलब हुआ जब इंसान ही नहीं रहेगा तो, ठीक है। इसलिए पौधा ही नहीं रहेगा, उसके आप रंध्र बंद कर दो, वाष्पोत्सर्जन रोक दो, तो उसमें पूरी गैस विनिमय रुक जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, जल अवशोषण रुक जाएगा, खनिज अवशोषण रुक जाएगा, सारी भौतिक प्रक्रियाएं, फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं डिस्टर्ब हो जाएगी पौधे की, इसलिए इसको नहीं रोक सकते। और होता ही है, हाँ इसको कम कर सकते हैं कुछ, जैसे सिलिकॉन ऑयल, CO2 की सांद्रता, फिनाइल फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट जो आपने सुने हैं, केवोलिन, ठीक है, हेक्साडेकेनोल, सिलिकॉन ऑयल, इनसे हम कुछ कम कर सकते हैं। जहाँ पर हमें पानी की कमी है, यानी कि हम ड्राई लैंड फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पर पानी की कमी है, तो हम ऐसा छिड़क के इन पानी को, इनसे बोलते हैं कि थोड़ा तो कम कर लो, थोड़ा कम उड़ा लो, ठीक है, अगर आपका काम चल जाए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पूरा बंद नहीं कर सकते हैं। और ये आवश्यक बुराई कहलाती है, बुराई भी है और आवश्यक है। और सबसे पहले इसको कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज द एविल, इसेंशियल एविल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, ये कर्टिस का स्टेटमेंट है, कभी भी पूछ लेंगे। और एक स्टीवार्ड है, स्टीवर्ड का स्टेटमेंट है कि वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। अपरिहार्य का मतलब होता है अनअवॉइडल, द ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडल एविल, यानी कि अपरिहार्य बुराई है जिसको टाला नहीं जा सकता, ये होगी, ये स्टीवार्ड ने बोला है, ठीक है। अब देखो आगे, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की जो बात है, तो वाष्पोत्सर्जन देखो पौधों में कहाँ कहाँ होकर पानी वाष्प के रूप में निकल सकता है। जैसे कि वायु भाग पौधे के कौन कौन से हैं, जैसे मान लो ये तना है, ठीक है, और ये ब्रांचेज है, ठीक है, ये ब्रांचेज है, मैं एक लीफ बता देता हूँ, ये लीफ है, ठीक है,
अब तने के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं छाल के अंदर, बारीक बारीक तने या ब्रांच में, किसी में स्टेम या ब्रांचेज में, कास्ट वाले यानी जो बूढ़ी पार्ट है उसमें। अब देखो इनको बोलते हैं लेंटिसेल, लेंटिसेल यानी कि वात रंध्र, इनको क्या बोलते हैं, वात रंध्र। इनमें से भी पानी उड़ सकता है, बहुत कम मात्रा में उड़ेगा। ऐसे वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं लेंटिकुलर यानी वात रंध्रीय, वात रंध्रीय ट्रांसपिरेशन। ये होता है 0.1 से 1%, ठीक है, इसका कोई महत्व है नहीं। अब देखो यहां से तो ये वाला ब्रांच और स्टेम को हटा दो, लेंटिसेल जहां जहां रहेंगे, एक एक छिद्र जैसा होता है, स्लिट जैसा होता है लेंटिसेल। ये हम एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे तो डिस्कस नहीं करेंगे कैसे बनते हैं क्या होता है, लेकिन लेंटिकुलर या लेंटिसेल यानी वातरंध्रीय कितना होता है, वातरंध्र से, लेंटिसेल से 0.1 से 1% पानी उड़ जाता है, ठीक है। 98 से 99 उड़ाना है, जिसमें से 0.1 और 1% तो लेंटिकुलर हो गया। उसके अलावा बात करते हैं पत्तियों की, क्योंकि पत्तियां ही हैं जिनमें रंध्र पाए जाते हैं। देखो पत्तियों में ऊपर होती है क्यूटिकल, पत्तियों के ऊपर एपिडर्मिस होती है यानी अधिचर्म होती है, लेयर होती है, उसके ऊपर एक क्यूटिकल भी होती है, जो आपने सुना होगा कि पत्तियों को पानी डालो तो चिकनी चिकनी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्यूटिकल होती है, चमकती है, वो क्यूटिकल होती है। पत्तियां जो ब्राइटनेस होती है, ग्रीन कलर में ब्राइटनेस होती है, उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या होती है, क्यूटिकल होती है, जिसको बोलते हैं उपत्वचा या क्यूटिकल, क्यूटिकल या उपत्वचा। आपने क्यूटिकल उपत्वचा कीटों में सुना होगा, आर्थ्रोपोड्स में, उसमें भी क्यूटिकल्स पाई जाती है, ठीक है। तो वहां से भी कितना हो जाता है, गर्मी के कारण 9% यानी 9% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो जाता है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन हो जाता है 9%, ठीक है। अब सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटल यानी कि रंध्रीय। क्या होता है, रंध्रीय। रंध्र कहाँ होते हैं, जैसे ये लीफ है, ये लीफ है। अब लीफ आप इमेजिन कर लो कि पत्ती की मोटाई कितनी सी है, उसके नीचे की साइड पे यानी लोअर साइड पर, अपर साइड पे हो सकते हैं रंध्र। रंध्रों की स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे ही सही, ठीक है। तो रंध्रों से यानी स्टोमाटा से, स्टोमेटा से कितना पानी उड़ेगा, 80 से 90% पानी उड़ेगा, सबसे ज्यादा ये होता है। देखो अब स्टोमेटल और क्यूटिकुलर को जोड़ लो तो 98 से 99% तो यही हो गया। तो स्टोमेटा भी कहाँ है, पत्तियों पर, क्यूटिकल भी किसकी है, पत्तियों की, यानी उपत्वचा भी पत्तियों की है, स्टोमेटा भी पत्तियों पे है। तो लगभग लगभग पूरा के पूरा किससे होता है, पत्रीय यानी कि फोलियर ट्रांसपिरेशन होता है, पत्तों से यानी फोलियर। तो इन दोनों को मिलाकर कभी कभी फोलियर भी बोल दिया जाता है, कि ज्यादातर किससे होता है, फोलियर, क्योंकि स्टोमेटा भी पत्तियों पर है और क्यूटिकल भी क्या है, पत्तियों पर है। इसलिए पूरा के पूरा ट्रांसपिरेशन केवल लेंटिकुलर को छोड़ दो, ये ब्रांच पे और स्टोमेटा किस पे पाए जाते हैं, पत्तियों पर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ट्रांसपिरेशन किस में होगा किस में नहीं होगा, तो याद रखना, एल्गी यानी शैवाल यानी काई, कवक और जल निमग्न पादपों में, जल में डूबे हुए हाइड्रिनीला, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, क्योंकि जल में डूबे हो, पूरे के पूरे जल में मग्न, वो वाष्पोत्सर्जन क्यों करेंगे, ठीक है, पानी में डूबे हुए हैं। कवक में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है और शैवाल में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी लगभग लगभग समुद्री शैवाल वगैरह ही ज़्यादातर इनमें होती है। तो शैवाल, कवक और जल निमग्न पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, बड़े पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, कमेंट करते नहीं हो, कंजूस हो गए हो, ठीक है, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और कमेंट करने से क्या होता है, थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाता है, और कोई भी आदमी विदाउट एप्रिसिएशन के कुछ करेगा नहीं, और खासकर तुम्हारे लिए, वो भी फ्री फोकट में, ठीक है। इसलिए आने वाले टाइम पे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसलिए आप कमेंट कर सकते हो। आपके पास क्या है, किसी को अप्रिशिएट करने में क्या है, ठीक है, लाइक, और सबसे पहले देखने से पहले लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद देखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो एक बात और, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार किसी भी अगर चैप्टर में ट्रांसपिरेशन है तो वहाँ पर रंध्रों की संरचना तो पढ़नी पड़ेगी, रंध्र की संरचना क्या होती है, ठीक है। अब हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि रंध्र रंध्र रंध्र, ठीक है, तो रंध्रों की संरचना पढ़ ही लेते हैं। तो देखो रंध्र क्या होता है, जैसे मान लो ईंट की दीवार है, ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट बना लो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना लो, ये कॉन्सेप्ट ईंट की दीवार है। सर आप ये क्या करा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, सर तो दीवार है, हाँ ये दीवार में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है, ईंट की दीवार है, ठीक है। अब आपने इस ईंट की दीवार में से एक ईंट यहाँ से बाहर निकाल दी, निकाल दी बाहर,
तो आपने ये छेद किया, रंध्र का मतलब क्या होता है, छेद होता है। ये रंध्र किया या बन गया, ये बन गया है। अगर यहाँ से कोई ईंट की दीवार बाहर निकाल दोगे तो यहाँ रंध्र बन जाएगा। जैसे मान लो ये दो दो कोशिकाएं ऐसे, ठीक है, ऐसे दो कोशिकाएं, ये दूर दूर चली जाएगी, मान ले, ये मान लो ऐसे दूर दूर चली गई, तो यहाँ बीच में जगह आ गई, तो ये क्या हो गया, छेद हो गया ना, यहाँ पे छेद हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोला जाता है। रंध्र बनाया नहीं जाता, रंध्र कोई संरचना नहीं है, रंध्र दो समीपस्थ कोशिकाओं के हटने से निर्मित कोशिका, कोशिका तो है ही नहीं, निर्मित स्थान, स्थान बोल सकते हैं, ब्लैंक हो जाता है, अवकाश हो जाता है वहां पे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रंध्र बोलते हैं। जैसे पत्तियां हैं, ये मान लो ये पत्ती है, मुख्य शिरा, मेन बीन, ये वीनलेट्स, सिरिकाएं जहाँ से पानी भोजन सब आता है, ये मुख्य शिरा, स्टेम से जुड़ी ये पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती को इमेजिन करो निचले वाली साइड, इसकी क्या है, लोअर साइड, दिखा नहीं पाऊंगा 3D नहीं है, तो ये लोअर साइड है और ये अपर साइड तो आपको दिख ही रही है। अब मान लो लोअर साइड पर यहाँ पर क्या है, दो कोशिकाएं है ऐसी वाली, ये, तो इसको मैं कट लगा के बाहर निकाल लेता हूँ, आप इमेजिन कर लेना कि लोअर साइड पे, ठीक है। तो नीचे नीचे निचली साइड पर पत्तियों की एपिडर्मिस के पास दो कोशिकाएं होती है ऐसी, ये दो कोशिकाएं, ठीक है। और इन कोशिकाओं को बोलते हैं गार्ड सेल या रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका, ठीक है। तो इनकी संख्या क्या है, एक और दो, ये दो द्वार कोशिकाएं, ठीक है। इनके आसपास कुछ कोशिकाएं और होती है, ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती है, इसलिए इनको लंबा चौड़ा बनाया हमने। बाकी इनके आसपास और कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं, अब सहायता करेगी इनकी तो इनको बोलेंगे एसेसरी या सब्सिडरी या सहायक कोशिका। सहायक कोशिका इनकी गिनती नहीं है, बहुत सारी हो सकती है। तो दूसरे प्रकार की कोशिका सहायक कोशिका, पहले प्रकार की कोशिका गार्ड सेल। गार्ड सेल कितनी संख्या में, दो हैं, ये दो हैं, और आसपास इनमें जितनी कोशिकाएं वो क्या है, ये सब सहायक कोशिकाएं। ये बड़ी होती है और ये किसकी जैसी होती है, किडनी शेप, क्या होती है, किडनी शेप, ठीक है। ये वृक्काकार या सेम के फली के बीज जैसी इनकी संरचना होती है, वृक्काकार किडनी शेप होती है। और इनकी विशेषता क्या है कि इनकी ये अंदर वाली वाल जो होती है, अंदर वाली वाल, ये इनर वाल जो होती है, ये होती है मोटी, इसकी भी क्या रहेगी, अंदर वाली वाल ये मोटी रहेगी, ये थोड़ी थिक है। और बाहर वाली जो ये दीवार है, ये बाहर वाली दीवार जो बनाया हुआ है ये वाली, ये थिन, तो ये वाली दीवार तो है थिन और ये वाली दीवार है थिक, ठीक है, मोटी और पतली, यानी रिजिड है, दृढ़ है। ये बाहर वाली क्या है, इलास्टिक है, ठीक है, मतलब ये प्रत्यास्थ हो जाती, खिंच जाती, ये खिंचती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब सुनो, अब कारनामे देखो, पहले तो स्टोमेटा में दो प्रकार की सेल होती है, पूरा स्टोमेटा ही कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा के पूरा क्या कहलाएगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा में दो प्रकार की सेल होती है, गार्ड सेल होती है दो, जो किडनी शेप होती है, आउटर और इनर वॉल होती है। और इनमें एक और बात, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरी होती है सब्सिडरी सेल यानी सहायक कोशिका, इनको बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। ये बहुत सारी होती है जो गार्ड सेल के आसपास रहती है। अब देखो ये कैसी है, किडनी शेप है, तो किडनी शेप हमने बताई है द्विबीजपत्रियों में, किसमें, डाइकोट में, जिनमें द्विबीजपत्र होते हैं, डाइकोट्स होते हैं, उनमें तो किडनी शेप होती है। लेकिन ग्रेमिनी परिवार यानी घास कुल की गार्ड कोशिका कैसी होती है, डंबलाकार, जैसे डंबल होते हैं, देखा होगा जिम जाते होंगे तो ये डंबल ऐसे होती। एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है, सब जगह आ चुका है, याद रखना। गार्ड कोशिकाएं डंबलाकार किस में होती है, ग्रेमिनी परिवार या घास कुल के पौधों में गार्ड कोशिकाएं कैसी होती है, डंबलाकार। यह हो गई आपकी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, खत्म। अब ये खुलना और बंद होना आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टोमेटा में दो प्रकार की सेल होती है, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। ग्रेमिनी परिवार में गार्ड सेल की आकार कैसा होता है, डंबलाकार, और बाकी सब में कैसा होता है, किडनी शेप। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो आगे, आगे चलते हैं। अब ये रंध्र जो है, ये रंध्र कहाँ है, पत्तियों पर है,
पत्तियों पर है, तो पत्तियों पर कहाँ कहाँ पर है, कितने हैं, ऊपर है कि नीचे है, इसलिए रंध्रों का प्रकार भी पढ़ना जरूरी है। पत्तियों पर वितरण के आधार पर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पत्तियों पर कहाँ कहाँ, इस आधार पर ऊपर है कि नीचे है, कैसे है, ठीक है। तो इसके आधार पर रंध्रों के प्रकार पढ़ लेते हैं। थोड़ा उबाऊ या बोरिंग टॉपिक है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रखना आपको पड़ेगा ही सही, क्योंकि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, और जुगनू खुद ही ढूंढ लेते हैं रास्ता, वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आपको सूरज की रोशनी का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद अपने आप जुगनू बनना चाहिए, ताकि आप अपना रास्ता स्वयं तलाश करें। और याद रखना, सोचने वाले सोचते रहते हैं, करने वाले कर जाते हैं। सोचोगे कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी करो लेकिन करो जरूर, करने से होता है, ठीक है। पत्तियों पर वितरण के आधार पर रंध्रों के प्रकार। अब रंध्र तो देख लिया हमने सर, रंध्र ऐसा होता है, यहाँ उसकी दो गार्ड सेल होती है, कभी डंबलाकार कभी किडनी शेप, उसके आसपास की कोशिकाओं को बोलते हैं क्या, सब्सिडियरी सेल। लेकिन ये रंध्र रहेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ, उस आधार पर पत्तियों के वितरण के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे पहला प्रकार है सेव और सहतूत प्रकार, मतलब स्पेशली सेव और सहतूत, यानी कि एप्पल और मोरसलबा के पेड़ में यानी पत्तियों में मिलते हैं सेव और सहतूत प्रकार। ये कैसे होते हैं, मतलब इस प्रकार का वितरण के आधार पर नाम लिया ना हमने, वितरण के आधार पर इनको सेव और सहतूत प्रकार बोला। तो सेव और सहतूत प्रकार में कैसे होते हैं, निचली सतह पर होते हैं, मतलब कंप्लीट रंध्र ऊपर होते ही नहीं, मतलब पत्ती की दो सतह होती है, कम हरी एक ज़्यादा हरी, ज़्यादा हरी जिधर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है ज़्यादा हरी हो जाती है, कम हरी मतलब निचले वाली सतह, ठीक है। तो नीचे वाली सतह पर ही रंध्र होते हैं, बार वाली यानी ऊपर वाली सतह पर रंध्र नहीं होते, यानी लोअर साइड ही लीफ के क्या रहेंगे रंध्र, उसको बोलेंगे सेव और सहतूत प्रकार। ऑक्जेलिस यानी खट्टी बूटी और पीच यानी आड़ू में भी यही पाए जाते हैं, सेव और सहतूत तो एग्जाम्पल है ही सही, इसलिए तो उनका प्रकार है, क्योंकि दोनों में से पाया जाता है, उनके निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार है आलू प्रकार, जो आलू में तो मिलेगा ही सही, क्योंकि जिसका नाम लिख दिया उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आलू प्रकार क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा मेनली तो निचली सतह पर लोअर साइड में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कहाँ मिल सकते हैं, ऊपर भी मिल सकते हैं, मतलब ज़्यादातर 99% पूरे स्टोमेटा कहाँ रहेंगे, नीचे, लेकिन 1% ऊपर भी मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं आलू प्रकार, और इस सोलेनेसी कुल के पौधों में होता है। तीसरा है ओट टाइप या जई प्रकार, इनमें दोनों सतह पर समान संख्या में रंध्र होते हैं, दोनों सतह पर, क्योंकि ये क्या होते हैं, जई क्या होती है एक बीजपत्री, और एक बीजपत्री में रंध्र कैसे होंगे, ज्यादातर रंध्र जई प्रकार वाले ही होंगे, गेहूं घास चावल में, क्योंकि दोनों सतह पर इसलिए रंध्र है ना, क्योंकि गेहूं का जो पत्ती है, गेहूं की लीफ है, वो है ना सीधी खड़ी होती है, दोनों तरफ प्रकाश बराबर गिरता है, ऐसे है ना, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होती दूसरी पत्तियों की तरह की केवल एक ही सतह पर प्रकाश गिरे, वहां पर दोनों सतह पर प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो दोनों सतह पर बराबर रंध्र है, क्योंकि दोनों साइड पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस सेम होगी, क्योंकि गेहूं की पत्ती दोनों तरफ हरी है, लेकिन पीपल का, बरगद का, सेव का पौध देखोगे आप तो ऊपर ज्यादा हरी है, नीचे कम हरी है, ठीक है। तीसरा या चौथा प्रकार है जल लिली प्रकार, वाटर लिली प्रकार, जो वाटर लिली प्रकार, जो वाटर लिली कहाँ पाई जाती है, ये जल लिली पानी वाले यानी कमल जैसे होती है जल लिली, आपने देखी होगी वाटर लिली, सफेद कलर के इसमें पुष्प आते हैं और पानी में तैरती रहती है। इसमें केवल ऊपरी सतह पर है, क्यों, क्योंकि निचली सतह पे तो पानी है ना, तैरती हुई पत्तियों में क्या रहेगा, निचली सतह पे तो पूरा पानी रहेगा, तो नीचे काम ही नहीं पड़ेगा, तो हमेशा ऊपर सतह पे रंध्र रहेंगे, तो इसमें केवल ऊपरी सतह पे रहता है, ठीक है। एक है पोटेमोजिटोन प्रकार, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नाम अजीब है इसलिए पूछ लेते हैं इसको। पोटेमोजिटोन प्रकार का मतलब होता है जल निमग्न, यानी जल में डूबे, जल में डूबे, कंप्लीट, कंप्लीट मर्ज्ड, सब मर्ज्ड पादप, उनमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं या नहीं होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, तो अनुपस्थित भी मान सकते हो। अगर होते हैं तो कोई काम के हैं नहीं, क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं, कहाँ से गैस विनिमय करेंगे, तो कार्यहीन होते हैं, या होते हैं तो उनका कोई काम नहीं है, मतलब अवशेषी होते हैं, या तो होते नहीं है, होते हैं तो कार्यहीन होते हैं, अवशेषी होते हैं, जल निमग्न। तो पोटेमोजिटोन प्रकार के रंध्र किन में होते हैं, जल निमग्न पादपों में, एस मतलब जिसमें रंध्री नहीं है तो पोटेमोजिटोन मान लो आप, कार्यहीन है, ठीक है। तो ये हो गया पत्तियों के वितरण के आधार पर। अब देखो, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे खुलने और बंद होने के आधार पर, क्योंकि रंध्र क्या करेगा, खुलेगा और बंद होगा, उस आधार पर भी हम रंध्र की संरचना यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब रंध्र खुलने और बंद होने के आधार पर अल्फा अल्फा प्रकार, इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा अल्फा, आपने देखा होगा अल्फा अल्फा ना, अल्फा अल्फा प्रकार एक अपने ग्रेमिनी परिवार का पौधा है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा प्रकार के पौधे रात में, इसमें जो पौधे हैं उनमें जो रंध्र पाए जाते हैं
वो कैसे होते हैं बंद होने का आधार पर? वो रात में बंद रहते हैं, दिन में खुले रहते हैं। कंप्लीट रात में बंद और कंप्लीट दिन में खुले। रात में बंद, दिन में खुले, ठीक है। और ये पाए जाते हैं समुद्रविद पादपों में। मतलब समुद्रविद मतलब जहाँ पर समान जलवायु रहती है, जैसे अपने इलाका, अपना इलाका जो है, सब जो तुम पौधे देख रहे हो रोड साइड पर, खेतों में, सब में, ठीक है, वो सब क्या है, आपने जितने पौधे देखे हैं वो लगभग लगभग मीजोफाइट है, समुद्रविद है। मीजोफाइट या समुद्रविद ही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा है पोटैटो प्रकार। पोटैटो प्रकार में सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय बंद हो जाते हैं, बाकी समय खुले रहते हैं, ठीक है। सूर्यास्त के समय बंद और बाकी समय खुले रहेंगे तो उनको बोलेंगे आलू प्रकार के रंध्र। ये प्याज, गोभी, केला, आलू में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद आपको रखना है। पोटैटो प्रकार के रंध्र शाम को बंद होते हैं, बाकी समय रात दिन में खुले रहते हैं। दूसरा इक्विसिटम, एक टेरिडोफाइटा है। इक्विसिटम प्रकार के रंध्र ये हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, ठीक है। चौथा है जो प्रकार, यानी कि अपने पास जो बार्ले टाइप जो रंध्र है, बार्ले टाइप जो प्रकार, दिन में कुछ घंटे खुले बाकी समय बंद, ठीक है। एक तो हमेशा खुले रहेंगे तो इक्विसिटम प्रकार, एक रात में बंद रहेंगे दिन में खुले रहेंगे तो अल्फा अल्फा प्रकार, और एक सूर्यास्त के समय बंद रहेंगे बाकी समय खुले रहेंगे तो पोटैटो प्रकार। और अगर दिन में कुछ 4-5 घंटे बंद, दिन में कुछ घंटे, सॉरी 4-5 घंटे खुले, मतलब जहाँ तेज धूप पड़ेगी वहाँ तो खुल जाएंगे और बाकी समय बंद रहेंगे, जैसे मक्का, गेहूं, जौ और अन्य धान्य। तो जो प्रकार धान्यों में रहेगा, आपको पता है ग्रेमिनी परिवार का। और समुद्रविद पादपों में मतलब लगभग लगभग बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं तमो क्रियाशील रंध्र। तमो क्रियाशील रंध्र स्कोटो एक्टिव प्रकार। ये केम प्लांट में होता है, दिन में बंद रहते हैं, रात में खुले रहते हैं। नागफनी यानी केम प्लांट में पाया जाता है। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट में, केम प्लांट में स्कोटो एक्टिव रंध्र यानी तमो क्रियाशील, तमो मतलब रात, तम मतलब अंधेरे, अंधेरे में क्रियाशील रंध्र जो होते हैं वो नागफनी, कैक्टस, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। मरुदविद सकुलेंट जीरोफाइट में, ठीक है। एक स्कोटो एक्टिव प्रकार, ये खुलने और बंद होने के आधार पर मैंने बता दिया है। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका, हालांकि और भी है लेकिन अपन ज़्यादा देखेंगे नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपसे। अब रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि मैंने आपको बताया था, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद देखो मान लो 2 डायग्राम बनाऊंगा। ये है अपनी गार्ड कोशिका, इसकी अंदर वाली भित्ति कैसी है सर? अंदर वाली भित्ति मोटी है, हाँ तो इसको मोटा कर दो भाई, ये मोटा कर दिया, ठीक है। ये दूसरी गार्ड कोशिका, सर ये तो चिपकी हुई है, हाँ अभी खोलेंगे, रंध्र खुलेंगे ना तो खुल जाएगी, ठीक है। ये आपको डाउट आते नहीं, इसलिए मैं खुद ही डाउट क्रिएट कर लेता हूँ, खुद ही आंसर दे लेता हूँ, क्या करूँ। ये क्या है सर? ये सब्सिडियरी यानी कि सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये सहायक कोशिकाएं, इनमें जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, ये वाटर, ठीक। अब देखो मान लो कि ये सहायक कोशिका है और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ी। सर ये सांद्रता कैसे बढ़ती है? सांद्रता मतलब यहाँ पर शुगर आ गई, मान लो। सर ये शुगर कैसे आई? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। मैं एक मत, कुछ भी हुआ हो, प्रकाश संश्लेषण हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, कार्बोहाइड्रेट के कारण शुगर रहती है यहाँ पर। तो अभी आगे पता चलेगा कि मत क्या है, ठीक है। तो ये कैंसिल भी हो गया था मत, लेकिन याद रखना आगे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस थ्योरी, स्टार शुगर इनकन्वर्जन, तो कुछ भी हो तो गार्ड कोशिकाएं जो होती है, गार्ड कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ गई, सांद्रता बढ़ गई। सर क्यों बढ़ी? अरे वो आगे दे रखा है, 3 लोगों ने दिमाग लगाया इस पे ना, क्यों बढ़ी। तो अभी मान के चलो कि बड़ी तो है, तीनों ने बताया कि बड़ी तो है, क्यों बड़ी वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन डायरेक्ट मान लेते हैं कि बड़ी है। गार्ड कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ी, मतलब यहाँ पर क्या बढ़ गया, ऑस्मेटिक प्रेशर, ओपी बढ़ गया, ठीक है। ओपी बढ़ गया तो यहाँ की सांद्रता हो गई कम, सांद्रता किसकी? सहायक कोशिकाओं की सांद्रता कम और गार्ड कोशिकाओं की सांद्रता ज़्यादा। तो यहाँ पे ओपी बढ़ गया, ओपी बढ़ गया तो इसमें से पानी कहाँ जाने लगा? अंदर की साइड पे जाने लगा। सभी कोशिकाओं में से पानी कहाँ जाने लगा? अंदर की साइड जाने लगा। गार्ड कोशिका से अंदर की साइड पानी, इनको बोलते हैं अंतःपरासरण। क्या हुआ? अंतःपरासरण यानी एंडोस्मोसिस होने लग गया। तो जब अंदर पानी जाएगा तो गार्ड कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। अब देखो फूलने पर क्या होगा कि ये बाहर वाली झिल्ली तो फ्लेक्सिबल है तो इधर खिंच जाएगी, लेकिन अंदर वाली झिल्ली रिजिड है तो ये टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो
आप किसी को खींचोगे, दो लोग चिपके हुए हैं, मानो कि दो लोग चिपके हुए हैं। सर कैसे? आगे से मुंह मुंह साइड से चिपके हुए हैं, दोनों के मुंह एक साइड पे चिपके हुए हैं। अब आप उनको खींचो, क्या हुआ? खींचो। उन्होंने हाथ भी बांध रखे हैं, खुद के पैर भी बांध रखे हैं, लेकिन खींचो आप। तो आप क्या करोगे? आप दोनों के बीच में हाथ फंसाओगे और पेट को पकड़ के खींचोगे, उनके पेट को। एक उधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा। तो क्या होगा? वो मुंह की तरफ तो हाथ से बंधे हुए हैं, नीचे की तरफ पैर से बंधे हुए हैं, लेकिन बीच में खुले ना, तो आप नीचे दम लगा रहे हो तो किधर खिंच जाएंगे? बाहर की तरफ। तो अंदर क्या हो जाएगा? उनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है। थोड़ी देर बाद गार्ड कोशिकाएं कैसी हो जाती? ऐसी, और ये बेंड हो जाती ऐसी, और इधर से ये भी क्या हो जाती है? बेंड। ये बेंड हो गई, ठीक है? क्योंकि इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर तो फ्लेक्सिबल है, इसलिए मैंने बोला था झिल्ली पतली है ये वाली, और ये वाली मोटी है। ये वाली बेंड ही हो सकती, खिंचती नहीं है। तो ये बेंड हो गई, और इधर ये खींच रहा है पानी, क्योंकि पानी लगातार अंदर आ रहा है, और ये सहायक कोशिका इसके पानी दे रही है, ठीक है? तो पानी जब अंदर आएगा यानी अंतःप्रासरण होगा, क्योंकि यहाँ का ओपी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर शुगर है, और शुगर ओपी बढ़ा देती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण से शुगर, और शुगर है तो यहाँ पर क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अंतःप्रासरण होगा, अंतःप्रासरण होगा तो बाहर वाली कोशिकाओं से पानी अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो ये कोशिका फूल जाएगी, फूल कर ये फैलेगी, फैलेगी तो इधर फैल नहीं सकती, इधर तो केवल मुड़ जाएगी। जब कोई भी चीज फोर्स इसको इधर खींचेगा तो यहाँ से मुड़ जाएगी, ये भी मुड़ गई, इधर खींच रहे हैं तो ये भी मुड़ गई, और बीच में ये छेद ओपन हो गया। इसी को ही बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का खुलना। और ये थिन इसलिए थी क्योंकि खिंच गई, इसलिए भगवान ने इनको थिन बनाया बाहर वाली को, और अंदर वाली जो लेयर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकि ये मुड़ सके। बेंड तो हो जाती है, लेकिन इधर ज़्यादा खींचने की वजह से तो ये खींचेगा, इधर पानी भरेगा तो इधर की साइड, और बीच में स्टोमेटा खुल जाएगा। इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सब बंद कैसे होगा? बंद शाम के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो शुगर की कंसंट्रेशन डाउन होने लगेगी। शुगर कंसंट्रेशन डाउन होगी तो सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटेगी तो ओपी घटेगा, ओपी घटेगा तो इसमें भरा हुआ पानी वापस कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा सहायक कोशिकाओं में। तो वापस ये पिचक जाएगी, पिचकते ही ये दोनों वे एक कंडीशन में आ जाएगी वापस। तो ये तो बंद है और ये खुला हुआ है। ये शॉर्ट एंड स्वीट मैंने समझा दिया है, ठीक है? इतना ही आएगा, आपने याद रखना। रंध्रों के खुलने का मुख्य कारण क्या है? अंतःप्रासरण द्वारा पानी द्वार कोशिकाओं में चला जाता है, द्वार कोशिकाओं का ओपी बढ़ता है तो पानी वो सहायक कोशिकाओं से खींच लेते हैं, और अंदर ओपी बढ़ता जाता है और पानी आता रहता है, जिससे खिंचाव उत्पन्न होता है। तो बाहर वाली झिल्ली पतली होती है जो खिंच जाती है, और अंदर वाली झिल्ली बेंड हो जाती है। दोनों झिल्लियों के बेंड होने से गाढ़ कोशिका आपस में बीच में गैप आ जाता है, इसी को रंध्रों का खुलना बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका के प्रासरण दाब पर निर्भर है। ये क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, इसलिए प्रासरण दाब पर निर्भर करता है। अंतःप्रासरण द्वारा गाढ़ कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश होता है, ये तो मैंने बता दिया। गाढ़ कोशिका फूल जाती है, ये भी बता दिया, जिससे रंध्र खुल जाता है, ये भी बता दिया। सायंकाल के समय जब प्रासरण सांद्रता कम होती है तो बाह्य प्रासरण, यानी फिर देखो इसमें से निकलना भी, इसमें जाना अंतःप्रासरण है, जाना अंतःप्रासरण है तो निकलना बाह्य प्रासरण है, एक्सोस्मोसिस। तो बाह्य प्रासरण के कारण गाढ़ कोशिका सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। इतना सही कारण है। इस कारण को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की क्या बताइए, अलग अलग प्रकार की विधियां बताइए, या अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे कि इन्होंने सबने बताया कि ओपी बढ़ जाएगा, तो कैसे बढ़ेगा? तो कुछ ने बोला कि देखो भैया, यह है इसके वेंडेनर और वान मोल, इन्होंने एक मत दिया है, एक अलग थ्योरी दी है। उन्होंने बोला प्रकाश संश्लेषणवाद, फोटोसिंथेसिस थ्योरी। इन्होंने बोला कि देखो गाढ़ कोशिकाओं में आपने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है तो दिन के समय क्या होता है? दिन के समय क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? दिन के समय क्लोरोप्लास्ट में होगा अपने पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो कोशिका द्रव्य में सांद्रता इंक्रीज होगी, सांद्रता बढ़ेगी तो ओपी बढ़ेगा, ओपी बढ़ेगी तो बाहर वाली कोशिकाओं से पानी अंदर आ जाएगा। अच्छा, तो भैया केम प्लांट में रात में क्यों खुल रहे हैं? फिर वहां रात में तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा। ये बोला मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता तो निकलो। तो ये फोटोसिंथेसिस थ्योरी जो है गलत हो गई। मतलब ये कोई प्रकाश संश्लेषण वाद से रंध्र नहीं खुल रहे। अगर ऐसा होता तो फिर रात में तो क्या होता? रात में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं ना, तो फिर सांद्रता कैसे बढ़ रही है रात में, और रात में रंध्र कैसे खुल रहे हैं? केम प्लांट एग्जाम्पल, इसमें एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो दूसरा आया फिर सायरे, ये अच्छा वाद था। इसको बोलते हैं स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, यानी स्टार्च शर्करा अंतर विनिमयवाद, ठीक है। सायरे ने दिया था इसको। इन्होंने बोला कि देखो मैं बताता हूं आपको कि दिन के समय ग्लूकोज रहता है,
और रात के समय स्टार्च और ग्लूकोज किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। तो स्टार्च से क्या होता है, स्टार्च घुलनशील नहीं होता, घुलनशील नहीं होता तो सांद्रता कंसंट्रेशन जो होती है नहीं बढ़ती। और सुबह के समय जो स्टार्च है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में बदल जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। तो सुबह के समय रंध्र खुल जाते हैं और रात रात के समय और सुबह के समय, क्यों रात्रि में क्या होता है, जो अपने नाइट में क्या होता है, देखो भैया कि पीएच जो होता है नाइट में, जो पीएच होता है, इन्होंने पीएच पे फोकस किया, किस पे फोकस किया, पीएच पर, कि पीएच जो रात में होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि केम प्लांट में देखो पीएच कम है रात में। हाँ, केम प्लांट को लेकर इन्होंने बताया, केम प्लांट में रात में पीएच कम है, तो रात में पीएच कम है तो शुगर किस में बदल जाएगी, शुगर स्टार्च में बदल जाएगी, शुगर किस में बदलेगी, स्टार्च में, और सांद्रता कम हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएंगे, और पीएच अगर दिन में अधिक हो जाएगी तो वहां पर रंध्र खुल जाएंगे। लेकिन इनकी भी बात ज्यादा चली नहीं, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी शायरी ने दिए, इतना सा याद रखना आप, ठीक है, ज्यादा इसमें से पूछेंगे नहीं। अब आगे देखो, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है अपने पास एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, या इसको बोलते हैं के प्लस एच प्लस विनिमयवाद। ये हिंदी मीडियम वाले, विनिमय मतलब एक्सचेंज। तो कि एक्टिव प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, एच प्लस को बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट मतलब बाहर चला जाएगा और के प्लस अंदर आ जाएगा, क्योंकि सांद्रता बराबर करनी है, तो मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। गाढ़ कोशिकाओं में से H प्लस का बाहर जाना और K प्लस का अंदर आना क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, या K प्लस यानी पोटेशियम हाइड्रोजन विनिमयवाद। ये लेविट ने दिया था, सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेड है, ये याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी, प्रोटॉन थ्योरी। इसमें क्या होता है, गाढ़ कोशिका में जो कार्बो होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो पेप यानी पायरो इनोल फॉस्फेट होता है, उसके साथ CO2 क्रिया कर लेती है, ठीक है, तो ये बन जाता है मेलेट, मेलिक एसिड, मेलिक एसिड में से H प्लस आयन निकल जाते हैं बाहर, तो यहाँ बचता है मेलेट। H प्लस आयन कहाँ चले जाते हैं, कहाँ, सहायक कोशिकाओं में, और सहायक कोशिकाओं से क्या जाता है K प्लस आयन, तो ये बन जाता है K प्लस मेलेट यानी पोटेशियम मेलेट, ठीक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर क्लोराइड भी काम करता है, लेकिन उसका मैं नहीं बता रहा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस क्या बन जाता है, पोटेशियम मेलेट। तो ये एक तो ये ध्यान रखना, पोटेशियम मेलेट बहुत बार नेट में पूछा गया है, पोटेशियम मेलेट ये बन जाता है। इससे क्या बन जाती है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन गाढ़ कोशिकाओं की बढ़ जाती है, घुलनशील पदार्थ होता है, द्रव्य में घुल जाता है कैल्शियम, पोटेशियम मेलेट, सॉरी पोटेशियम मेलेट, और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे ओपी बढ़ जाता है, और फिर वही प्रोग्राम, ओपी बढ़ जाएगा, अंतःप्राशन होगा, पानी आएगा, और जब थोड़ा शाम के टाइम पर के प्लस वापस बाहर चला जाएगा, एच प्लस वापस अंदर जाएगा, तो के प्लस एच प्लस थ्योरी बोलते हैं, लेविट ने दी थी, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है भैया, इससे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर किससे क्लियर होगा, ठीक है। अब रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक, रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में मतलब रंध्र खुलेंगे और बंद होने गति कौन कौन प्रभावित कर सकता है, जैसे याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश, नीले रंग में सर्वाधिक रंध्र ओपन होते हैं, मतलब नीले रंग में सर्वाधिक रंध्र ओपन होते हैं, सर्वाधिक ओपन नीले में, फिर लाल में, ठीक है। लाल रंग को एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं और नीले रंग को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नीले रंग का अवशोषण जो होता है सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कोई बोले प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कौन से रंग में होगा, आप किसी पौधे को लाइट दो अलग अलग प्रकार की, तो सबसे ज्यादा भोजन किस में बनेगा, तो आप याद रखना सबसे ज्यादा भोजन बनेगा लाल रंग में, और सबसे कम हरे रंग में। अगर आप पौधे को हरा रंग का प्रकाश दोगे तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, कोई भोजन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप पौधे को लाल रंग दोगे तो सबसे ज्यादा भोजन बनेगा, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग का। और बोलोगे आप सब रंग दोगे तो पौधा सबसे ज्यादा लेगा किसको, लेगा तो नीले को। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, नीले का होता है, सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, लाल का होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण और यहाँ रंध्रों की गति में भी। तो नीला रंग जो होता है रंध्रों को सर्वाधिक खोलता है, उसके बाद लाल। ये प्रकाश संश्लेषण की बात मैंने बता दी आपको इससे पहले वाली लाइन में बोल के, और अभी बात कर रहे हैं रंध्रों की गति को। तो ये भी याद रखना कि रंध्रों की गति को खोलने, रंध्रों की गति मतलब अगर नीला रंग दोगे तो रंध्र सब ज्यादा खुले रहेंगे, ठीक है। नीला रंग सबसे इंपॉर्टेंट है रंध्रों के लिए। उसके अलावा अगर पौधे के आसपास CO2 की सांद्रता को आप लगातार बढ़ाते रहोगे तो रंध्र बंद हो जाएंगे, ये भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करती है। CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ती रहेगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। उसके अलावा वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब वायुमंडलीय नमी, जैसे कि बरसात के टाइम पर नमी रहती, वहां पर नमी ज्यादा होगी तो अधिक होने पर अधिक रंध्र खुलेंगे, याद रखना नमी ज्यादा होगी तो, और बहुत ही ज्यादा नमी हो जाएगी ना तो रंध्र तो खुलेंगे लेकिन उनमें से 5 वाष्प बाहर नहीं निकलेगी, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप
पूछा जाए तो ये एक समानुपातिक संबंध है कि वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी तो रंध्र भी अधिक खुले रहेंगे। वृद्धि हार्मोन की बात करें, आपको पता है साइटोकाइनिन रंध्र खोलता है, और एब्सिसिक एसिड एबी हार्मोन, तनाव हार्मोन, टेंशन हार्मोन, ये क्या होता है, ये रंध्र को बंद करता है। तनाव हार्मोन, पौधे को जल का तनाव है तो रंध्र को उसको बंद करना ही पड़ेगा। विलगन हार्मोन, एब्सिसिन हार्मोन इसको ही बोलते हैं, और रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। और साइटोकाइनिन क्या होता है, रंध्रों को खोलता है, इसलिए एब्सिसिक एसिड को एंटी साइटोकाइनिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये उल्टा काम करता है। साइटोकाइनिन खोलता है, एबीए यानी एब्सिसिक एसिड बंद कराता है। ठीक है, रंध्रों की गति हो गई। अब अपन पढ़ रहे थे वाष्पोत्सर्जन, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट छांट के लाया हूं आपके लिए ना। चलो, वाष्पोत्सर्जन मैंने बता दिया था कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, मान लो ये पौधा है, इसकी पत्ती में से वाष्प निकलेगी, ये वाष्प निकलेगी। अगर मान लो वायुमंडल में ही वाष्प ज़्यादा है तो वायुमंडलीय में नमी जो है वो ज़्यादा है, इसमें से भी निकल रही है वाष्प, और बरसात के टाइम पे वायुमंडल में भी रहती है ज़्यादा वाष्प, तो जब इधर ही ज़्यादा है तो इधर से निकाल के क्या करेंगे। तो याद रखना, जैसे जैसे वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी, जैसे मान लो ये वाष्पोत्सर्जन है, इसका ऋणात्मक संबंध है। वाष्पोत्सर्जन व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, यहाँ लिख दिया मैंने व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा चलेगा। रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से वाष्प उपस्थित है ना, तो ये वाष्प निकलेगी नहीं, रंध्र खुले रहेंगे। और मान लो बहुत ज्यादा वायुमंडलीय आर्द्रता है तो रंध्र तो पूरे खुल जाएंगे, लेकिन इसमें से वाष्प नहीं निकलेगी, क्योंकि इधर वाष्प निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ वायु सेचुरेटेड है, यहाँ पर पहले से ही वायु में नमी है तो नमी जाएगी नहीं ज़्यादा। याद रखना, तो वाष्पोत्सर्जन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता के, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये भी याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वायुमंडलीय आर्द्रता। इसके अलावा ताप के समानुपाती होता है, आप तापमान बढ़ाओगे तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो, गर्मियों के समय पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, दिन के समय वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, तापमान के आधार पर ये बनता रहता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है प्रकाश। प्रकाश मैंने बोला कि नीला रंग ज्यादा रंध्र खोलता है तो नीले रंग में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। चौथा है वायु की गति। वायु की गति, जैसे मान लो ये लीफ है, मानना कि ये लीफ है, इसमें रंध्र है, इसमें से वाष्प निकलेगी। मान लो यहाँ पर वायु तेज तेज चल रही है, तेज तेज चल रही है, मान लो यहाँ वायु है ना ये, अब वायु की गति तेज होगी तो यार इसको भी लेके तेज तेज भगेगी। ठीक है, इधर वायु बह रही है, मान लो इस साइड से नॉर्थ से वेस्ट वायु बह रही है, तो देखो जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आंधी तूफान आ जाए, वहां पर रंध्र बंद हो जाते हैं ज़्यादा, यानी 35-40 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड हो गई वायु की तो रंध्र बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मान लो वायु बढ़ी तो वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब देखो निकलेगा ही सही ना, जैसे यहाँ इस रंध्र में से कोई चीज़ निकलनी है, वाष्प निकलनी है, अब यहाँ की वाष्प, यहाँ पर मान लो वायु रुकी हुई है तो दबाव डालेगी, तो वायु दाब डालेगी। अब यहाँ पर वायु बहने लग गई तो यहाँ से दबाव हट गया, तो जैसे वायु बहती है तो वायु दाब नहीं लगता ज़्यादा, तो वायु दाब नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं है ऊपर से तो निकलेगा डायरेक्ट। तो जैसे वायु बहेगी इसमें भी वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। वायु रुकी रहेगी तो यहाँ वायु दाब गिरेगा, वायु दाब लगेगा। मान लो यहाँ पे वायु रुकी हुई है एक जगह, तो वायु दाब किस पे लगेगा, पत्ती पर, तो ये वाष्प को निकलने से रोकेगा। तो वायुमंडलीय दाब के तो ये क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और जैसे हवा बहेगी वायुमंडलीय दाब अपने आप कम हो जाएगा, तो इसके होती है समानुपाती। इसके अलावा एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ भी होते हैं जो छिड़क देते हैं पत्तियों पर, उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जैसे PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, एस्प्रिन को भी घोल के छिड़क दो। एब्सिसिक एसिड तो है ही, सिलिकॉन ऑयल है। इसके अलावा फिर वो अलग अलग है, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा एक अपने फिल्म फॉर्मिंग पदार्थ होते हैं, ठीक है, मोबिलीफ वगैरह, हेक्साडेकेनोल वगैरह। एक होते हैं हार्मोन्स जो होते हैं, और रंध्रों को स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन है वगैरह। इनमें जो अपने एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करे, जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग में यूज होता है, वो एग्रीकल्चर का पार्ट है, वहाँ पढ़ाऊंगा मैं, सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग में। अभी यहाँ पर केवल हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें, एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थों से भी वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, कम हो जाए। अब वाष्पोत्सर्जन का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसके सिग्निफिकेंस बहुत मायने रखते हैं। ताप नियमन मैंने बता दिया था, स्टोमेटा रेगुलेशन कुछ भी हो, ट्रांसपिरेशन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने पास सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, ताप नियमन, थर्मल रेगुलेशन। पौधे के शरीर का तापमान नियंत्रण किससे होता है, ट्रांसपिरेशन से, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा दूसरे और क्या महत्व है, अवशोषित खनिजों का स्थानांतरण, जैसे खनिज लवण ले तो लिए पौधे ने अंदर, लेकिन उसके प्रेशर अलग अलग जगहों पे जाना है तो किससे होगा, इसके प्रेशर ट्रांसप्रेशन पुल मैंने समझा दिया पिछली क्लास में, आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जरूर देखें। उसके अलावा जल का अवशोषण निष्क्रिय रूप से मैंने बता दिया, ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी डिक्सन और जोली ने दी थी, याद है ना, डिक्सन और जोली ने जो दी है ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा रसारोहण एसेंट ऑफ शेप, इससे पहले वाली क्लास में बता दिया, पूरा कंप्लीट समझा दिया है। गैसीय विनिमय मैंने बता दिया, जैसे कि मान लो यहाँ से वाष्प के रूप में मान लो यहाँ पर O2 निकलेगी तो यहाँ पर CO2 आएगी, तो इसको बोलते हैं गैस पे विनिमय। इसके अलावा जल चक्र नियंत्रण यानी जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे है, सर्किल है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, जैसे कि मान लो कि पानी आया, जमीन में गया, पौधों ने जड़ों से लिया, पौधों ने उड़ाया वापस दिया, फिर आया, फिर पौधों ने, इसको बोलते हैं, ये जल चक्र बना हुआ है। आजकल अलग अलग पौधों के काटने पर, जंगल की कटाई यानी डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, ये जल चक्र बिगड़ रहा है, इसलिए कभी कभी मौसम में बरसात नहीं होती और कभी कभी बेमौसमी बरसातें हो रही है। दिस इज कॉल्ड क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। तो जल चक्र नियंत्रण भी कौन करता है, वाष्पोषण करता है, ये क्रिया इसमें निहित है। अब देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ जो कि इससे हैं, और दो तीन बातें जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। देखो ट्रांसपिरेशन को नापने के लिए किसका, ये सॉरी फोटो नहीं है, ये एच हटा देना, क्या है, केवल पोटोमीटर, तो इससे मेजर करते हैं ट्रांसपिरेशन को, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन में जो होता है स्टोमेटा ओपन होता है, उसका मेन कारण है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, K+Cl, तो ये K+ अंदर जाकर और H+HCl बन जाता है, K+ अंदर जाकर किससे मिलता है, मेलेट से, तो पोटेशियम मेलेट, तो पोटेशियम मेलेट यानी पोटेशियम मेलेट और KCl, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कारक है। ये बस, अब इसके बाद थ्योरी नहीं दी उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि यही हो रहा है, असली में यही हो रहा है, ठीक है। तो मेन रीजन है स्टोमेटा ओपनिंग के KCl और पोटेशियम मेलेट, उसमें पोटेशियम मेलेट इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि KCl का ही पोटेशियम यहाँ आया है, ठीक है। इसके अलावा रूट प्रेशर यानी मूल दाब को नापते हैं मैनोमीटर से, याद रखना, मैनोमीटर से किसको मापते हैं, मैनोमीटर से मूल दाब जिसको बोलते हैं, रूट के अंदर भी प्रेशर होता है, ठीक है, मूल दाब को नापते हैं। ट्रांसपिरेशन में देखिए तीन प्रकार के पौधे आपने सुने होंगे, C3 C4 और कैम्प्लांट। तो C3 पौधे, C4 तो आप जानते ही हो ना, गन्ना, मक्का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। C4 चंद है, बाकी सब ज़्यादा कौन सा C3, तो C3 पौधों में सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, सबसे ज़्यादा पानी का खर्चा होता है, फिर उसके बाद C4 में, और सबसे कम किस में होगा, कैम प्लांट में। क्यों, क्योंकि दिन में रंध्री बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं, इनकी अलग मजबूरी। C4 के सामने देखो समस्याएं मैं बताऊंगा आपको, ये कैंप प्लांट इसलिए बने हैं ताकि ये जल को बचा सकें, जल को बचा सकें, क्योंकि कैंप प्लांट कहाँ होते हैं, मरुस्थल में होते हैं, और इनमें रंध्र रात में खोलने का मुख्य कारण ये, इनका एवोल्यूशन धरती पे इसलिए हुआ है, ये नई वैरायटी इसलिए बनी है, कैंप प्लांट अलग ग्रुप इसलिए बना है, जल संरक्षण के लिए, याद रखना, जल संरक्षण के लिए। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनको जाना जाएगा कैंप प्लांट क्यों बने थे, तो जल संरक्षण के लिए। तो सर ये C4 और C3 इसलिए बने, C3 प्लांट थे पहले, C4 इसलिए बने क्योंकि C3 में क्या है, प्रकाश शोषण की एक प्रक्रिया होती है, प्रकाश शोषण की यानी फोटो रेस्पिरेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनने में CO2 का नुकसान होता है, ठीक है। CO2 आती ज़्यादा है और बनाता है एनर्जी कम है, तो प्रकाश शोषण से नुकसान से बचने के लिए क्या हुआ, C4 पादपों में, C4 पादपों में तेज धूप पर भी प्रकाश शोषण नहीं होता, तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए C4 बने। और इनमें कैंप प्लांट में इसलिए नहीं बने कि सिर्फ इनको मतलब ही नहीं है कि तुम प्रकाश शोषण से हानि हो या नहीं हो, इनको नहीं मतलब, इनमें होती है हानि, इनमें प्रकाश शोषण की हानि होती है, लेकिन ये इसलिए बने है ही नहीं, ये बने हैं जल संरक्षण के लिए। तो C3 पादपों से C4 इसलिए बने क्योंकि प्रकाश शोषण की हानि होती है, और कैंप प्लांट इसलिए बने क्योंकि जल संरक्षण करना है। तो जब जल संरक्षण करना है तो इनमें ट्रांसपिरेशन सबसे न्यूनतम होगा। तो किन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा C3 में, फिर उसके बाद C4 में, और सबसे कम होती है कैंप प्लांट में, ठीक है। और कोबाल्ट क्लोराइड विधि जो होती है वो किसको मापने के लिए, जैसे इस पत्ती के कंपैरिजन के लिए कि इस पत्ती की इस साइड से कितना पानी निकला यानी वाष्पोत्सर्जन हुआ और इस साइड से कितना, तो कंपेयर करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कंपेयर करने के लिए कौन सी विधि, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड का यूज किया जाता है। ये शॉर्ट नोट्स में मैंने सब कुछ बता दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं उनको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में गटेशन, गटेशन, ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गटेशन,
इसको बोलते हैं बिंदु स्त्रावण। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, हिंदी में बोलते हैं बिंदु स्त्रावण। सर ये क्या बला है? देखो आपने देखा होगा ककड़ी के पौधे में, कुकुरबिट्स में सुबह के समय जैसे इतना बड़ा एक कद्दू का इतना बड़ा पत्ता है ककड़ी का, और आपने देखा होगा यहाँ के ये इस कोनों पर यहाँ पर बूंदे दिखाई दे रही चमकीली चमकीली सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम। ओस नहीं, ओस मत बोलना, ओस अलग चीज है। सर हमने तो ओस देखी नहीं। उसके अलावा ओस तो ठंड में गिरती है, गर्मी में गिरती है, रात्रि में गिरती है, कभी भी गिर सकती है ओस। तापमान, ओस तो क्या होता है, वायुमंडल का पानी होता है जो ठंड के कारण नीचे चिपक गया है, उसको बोलते हैं ओस। उसको नहीं, ड्यू नहीं, ये अलग चीज है। ये पत्तियों पर ऐसे चिपकी हुई एक बूंद होती है जिनको बोलते हैं बिंदु स्त्रावण, और ये निकलती रहती है। जैसे यहाँ ये सिरिकाएं, सिरिकाओं के ये वीन है, वीनलेट है, वीनलेट मतलब सिरिकाएं, छोटी छोटी सिरिकाएं, तो इनके किनारों से पानी निकलता रहता है ऐसे बूंद बूंद किनारों पर, और एक मेन बूंद यहाँ भी अटकी हुई रहती है। ये ओस नहीं है, ड्यू नहीं है, ठीक है। ओस पूरे शरीर पे पड़ सकती है, लेकिन ये पौधे के पूरे शरीर पे ओस गिर सकती है जगह जगह ना, वो ओस यहाँ पर नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ गटेशन की बात, बिंदु स्त्रावण, ओस को भूल जाना। तो वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, यानी वाटर का हानि, पौधे के अंदर पानी है उसका निकल रहा है किस रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। कहाँ से? मार्जिन्स ऑफ लीव, यानी पत्तियों की मार्जिन से, यानी विनलेट से। यानी कि विनलेट किसको बोलेंगे, सिरिकाओं के सिरों से और पत्तियों के मार्जिन से निकलता है। या फिर अनइंजर्ड पार्ट, पौधे को तुमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पौधा बिल्कुल हेल्दी है, चोट भी नहीं है, फिर भी पानी निकल रहा है। यानी पौधे में अगर तुम पत्ती को मरोड़ दोगे हो सकता है वहां से टूट के निकल जाए, लेकिन नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट है अनइंजर्ड पार्ट, यानी ऐसा साबुत एकदम बिल्कुल कोई उस पर इंजरी नहीं है, उसमें से भी पानी निकल रहा है बूंदों के रूप में। वो भी कहाँ से निकल रहा है, मार्जिन से, या फिर सिरिकाओं के यानी विनलेट्स के सिरों से पानी का ड्रॉपलेट के रूप में आनी हो रही है, इसको बोलते हैं बिंदु स्त्रावण। और ये ओस नहीं है। ओस का कारण है पाला, पाला पड़ना। ओस का कारण है टेम्परेचर में डाउन होना, टेम्परेचर में गिरावट होना, ठीक है, वो ओस का कारण है। इसका कारण है, इसका कारण है अपने पास रूट प्रेशर। इसका कारण क्या है, रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर इंक्रीजेस, रूट प्रेशर क्यों, क्योंकि रात्रि के समय में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा पानी आ जाता है, और ट्रांसपिरेशन रात्रि के समय में कम होता है, यानी ज़्यादा पानी अवशोषण होता है और वाष्पोत्सर्जन यानी पानी की हानि कम होती है। तो पानी कहाँ बढ़ जाता है, ज़्यादा पत्तियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और रात में रूट प्रेशर बढ़ता है। और ये होता कब है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, रात में और सुबह, दिन में नहीं होता, रात में और सुबह होता है। उस टाइम पर रूट प्रेशर यानी मूल दाब के बढ़ने से, इसका मेन कारण है मूल दाब का बढ़ना। देखो अब तीन कारण है। गटेशन क्या है, गटेशन वाटर का लॉस है किनारों से और सिरिकाओं के किनारों से या बिना क्षतिग्रस्त भागों से, बूंद बूंद निकलकर पानी का नुकसान है, ठीक। कारण क्या है, क्योंकि पानी ज़्यादा ले लिया है पौधे ने और ट्रांसपिरेशन कम किया है। कब, कब की बात है, यह है रात की और सुबह सुबह की बात है जब होता है। क्या इसमें पानी जो निकलता है वो प्योर पानी है? प्योर पानी नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि वाटर इज नॉट प्योर। इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें होते हैं, ये प्योर वाटर नहीं होता है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये निकलता कहाँ से, ये कोई संरचना है? हाँ, एक इसके निकलने के लिए एक रंध्र होता है जिनको बोलते हैं जल रंध्र। ये कुछ नहीं होता, ऐसे एक छेद सा होता है, रंध्र जैसा ही होता है। इसके आसपास जो कोशिकाएं होती है इसको तो बोलते हैं हाइडा, हाइडेटोड, इसको बोलते हैं हाइडेटोड, यानी कि जल रंध्र। और इसके आसपास का जो कोशिकाओं से उत्तक बनता है उसको बोलते हैं एपिथेम। ये ढीली या लूज उत्तक है, लूज टिश्यू है, इसको बोलते हैं एपिथेम। यहाँ तक बात समझ आएगी। एपिथेम टिश्यू के ऊपर एक छेद होता है उसको बोलते हैं हाइडेथोड या जलरंध्र। तो गठन कहाँ से होता है, जलरंध्रों से होता है। इससे ज़्यादा बार आपसे नहीं पूछेंगे, क्लियर। दूसरा है एक्सुडेशन या ब्लीडिंग, यानी कि स्त्रवण, एक्सुडेशन या ब्लीडिंग, स्त्रवण। आपने कभी धतूरे के पौधे के कट मारा हो, वहाँ से क्या निकलने लगा, सफ़ेद सफ़ेद पानी। आपने कभी अफीम पे चीरा लगाया हो, वहाँ से क्या निकल जाता है, ब्राउन कलर का पदार्थ। आपने कभी रबड़ के पौधे को टच किया हो, वहाँ से क्या लगेगा, लेटेक्स निकलने लग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इंजरी वाले पार्ट में अगर पौधे को तुमने इंजरी करी है और वहाँ से कुछ लिक्विड निकल रहा है उसको बोलेंगे एक्सुडेशन या ब्लीडिंग या स्त्रवण बोलते हैं, ठीक है। और इसका रीजन भी क्या होता है, हाई रूट प्रेशर यानी उच्च मूल दाब। जैसे बड़े बड़े फेड होते हैं ताड़ी के, ताड़ी यानी शराब बनाते हैं, वो ताड़ी यहाँ मटकी लटका देते हैं, यहाँ पर कट लगा देते हैं, धीरे धीरे रिस्क के
ये बढ़ जाता है मटका। इसको गर्म करते हैं, ताड़ी बनाते हैं, ठीक है, एक प्रकार की शराब है। उसके अलावा अभी अफीम जो होता है, अफीम का बोल पोपियम, ठीक है, ओपियम जो होता है उसमें चीरा लगा देते हैं, वो निकल आता है ब्राउन कलर का, उसको निकाल लेते हैं वापस, फिर चीरा लगाते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो अफीम भी ऐसे इकट्ठी किया। रबर का पौधा हो गया, जो रबर होता है वो भी ऐसे निकलता है, ठीक है, रबर में, लेटेक्स में। तो ऐसा कोई सा भी जहाँ पर, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंजर्ड पार्ट, क्षतिग्रस्त पार्ट, क्षतिग्रस्त, क्षति होना चाहिए, पौधे में इंजरी होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। नमस्कार। और आपको ये है कि आप देखें, पूरा देखोगे तो आप कमेंट जरूर करना, मतलब आप कमेंट करोगे इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा लेक्चर देखा है, अच्छे से देखा है। तो आप कमेंट जब करना, जब कोई भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या लास्ट में बोलता हूँ कमेंट करो, इसका मतलब ये बात वही देख पाएगा जो लास्ट तक देखेगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताना आपने लास्ट तक देखा कि नहीं देखा, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, स्पीड कम करूँ ज़्यादा करूँ, बोलने की स्पीड कम करूँ ज़्यादा करूँ, फ़ॉन्ट साइज और टेक्निकल क्या क्या दिक्कत है ये भी बता सकते हो, और मेटर में क्या कमी है इंपॉर्टेंट ये भी बता सकते हो, और कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट सेलेक्ट करें ये भी आप बता सकते हो। आपके लिए फुल छूट है। तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है अभी नहीं देखोगे तुम, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ नहीं रहे, जैसे नोटिफिकेशन आएंगे आप भग के फिर क्लास सर्च करोगे, ठीक है। तो ज़रूर लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया लेके आएंगे जो भी आपके सिलेबस के अंदर ही रहेगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।